हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम एलटी फूड्स को डिटेल में समझेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने एलटी फूड्स, केआरबीएल और चमनलाल सेठिया के बिजनेस मॉडल को डिटेल में कंपेयर किया था। अगर आप वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। उस वीडियो में हमने कंक्लूड किया था कि बासमती राइस प्लेयर्स अगले 3-4 साल में बहुत अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं आप जैसे मेरे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए। उस वीडियो में हमने ये भी देखा कि अमंग ऑल द 3 प्लेयर्स शायद एलटी फूड्स हमारी सबसे बढ़िया बैट हो सकती है पैसा बनाने के लिए। तो इस वीडियो में हम एलटी फूड्स का बिजनेस मॉडल डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहाँ-कहाँ से ग्रोथ आ सकती है, मार्जिन एक्सपेंशन कैसे हो सकती है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फाइनली हम एक वैल्यूएशन मॉडल बनाएंगे कि अगले 4 साल में मुझे कहाँ लगता है कि स्टॉक प्राइस कहाँ पर हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एलटी फूड्स इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप सबसे बड़ा बासमती प्लेयर है इंडिया का। बिजनेस मॉडल बिल्कुल सिंपल है। हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के किसानों के पास से राइस खरीदते हैं ये मंडी से जाकर, और उस राइस को 1 या 2 साल तक एजिंग करते हैं। एजिंग का रीजन क्या है? जैसे जैसे बासमती राइस एज होता है वैसे वैसे उसका अरोमा बढ़ जाता है, उसकी प्रीमियमनेस बढ़ जाती है, यानी उसका ज्यादा मार्जिन मिलता है, ज्यादा पैसा मिलता है। एजिंग और प्रोसेसिंग करने के बाद ये उसकी ब्रांडिंग करते हैं। 30% ऑफ देयर स्टॉक इज सोल्ड इन इंडिया बाय द नेम ऑफ ब्रांड दावत, और 70% जो इनका बासमती राइस है वो इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है। अगर इनके बिजनेस को हम देखें, ज्योग्राफी वाइज कंपेयर करें, तो 31% ऑफ देयर रेवेन्यूज कम फ्रॉम इंडिया, दैट इज दावत ब्रांड, और 39% ऑफ देयर रेवेन्यू कम फ्रॉम कनाडा एज वेल एज अमेरिका। अमेरिका में इनकी सबसे बड़ी ब्रांड है रॉयल करके, जिसके पास बासमती राइस का 50% से ज्यादा मार्केट शेयर है। उसके बाद 17% रेवेन्यू इनका आता है यूरोप से, जिसमें यूके भी शामिल है, और 13% फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं वहां से सिर्फ 5 या 6% इनका रेवेन्यू आता है, जबकि मिडल ईस्ट मार्केट इज द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। 70% ऑफ टोटल बासमती राइस दैट इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया बाय ऑल द प्लेयर्स गोज टू मिडल ईस्ट। सऊदी अरेबिया सबसे बड़ी मार्केट है, तो वहां पर ये सिर्फ 5 या 6% है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं। अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट में तो ये बहुत अच्छा कर ही रहे हैं। अब चांसेस हैं कि ये मिडल ईस्ट मार्केट को भी कैप्चर करना शुरू कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता, स्पेशली कंसीडरिंग कि केआरबीएल वो स्पेस खाली करता जा रहा है पिछले 4-5 साल से ड्यू टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स। अगर सेगमेंट्स की बात करूं तो 87% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम बासमती एंड अदर राइसेस। दावत सबसे बड़ी ब्रांड है, उसके बाद रॉयल यूएस में ब्रांड है। इसके अलावा इन्होंने एक थाईलैंड या वियतनामीज प्लेयर को भी एक्वायर किया है जिसका नाम है गोल्डन स्टार, जिससे ये जैस्मिन राइस सेल करेंगे खासकर अमेरिका में। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी सेगमेंट है इनकी ऑर्गेनिक, जहां से 10 से 11% के आसपास रेवेन्यू आता है। इको लाइफ ब्रांड का नाम है, जहां से ये अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जिसमें ऑयल सीड्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, नट्स होते हैं। उसके बाद रीजनल राइस होते हैं, यानी सिर्फ बासमती तक सीमित नहीं है एलटी फूड्स। एलटी फूड्स और भी इंडिया के रीजनल राइसेस को बेचता है। और इन्होंने यूरोप में एक ब्रांड को एक्वायर किया है, आई थिंक इट इज अ नीदरलैंड ब्रांड, जिसका नाम है लीव, जो हेल्दी ऑर्गेनिक रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स बनाता है, जो बहुत पॉपुलर है यूरोप के अंदर। जो इनकी सबसे छोटी सेगमेंट है वो है रेडी टू ईट और रेडी टू हीट फूड्स की, जिसमें ये राइस बेस्ड स्नैक्स बेचते हैं या कपा राइस बेचते हैं। जैसे कपा नूडल्स होते हैं, नूडल्स के अंदर पानी डालो, गर्म पानी डालो और उसको आप खा सकते हो। उसी तरीके से राइस बना रहे हैं अमेरिका के अंदर, जहां पर आप गर्म पानी डालो और उसको डायरेक्टली खा सकते हो। तो उसकी डिमांड बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन अभी रेवेन्यू का बहुत छोटा पार्ट है वो। इन्होंने एक रिसेंटली जैपनीज स्नैक्स ब्रांड है उनके साथ भी टाई अप किया है, जिसके अकॉर्डिंग ये राइस स्नैक्स मार्केट में लॉन्च करेंगे, जैसे करी करी। अब सवाल उठता है कि कंपनी पैसा कहाँ से बनाएगी? तो सबसे बड़ा जो ग्रोथ लीवर कंपनी के पास आज भी है वो है एक्सपोर्ट्स। हमने पिछली वीडियो में भी समझा था कि कैसे एक्सपोर्ट प्रोफाइल ऑफ एलटी फूड्स इज द बेस्ट अमंग ऑल द प्लेयर्स, और मुझे ऐसा लगता है कि अगले कुछ सालों में ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जो अमेरिकन बिजनेस है वहां पर ऑलरेडी 50% बासमती जो मार्केट है वो एलटी फूड्स के पास है अंडर द ब्रांड रॉयल। इन्होंने जो रिसेंटली जैस्मिन राइस की ब्रांड गोल्डन स्टार को एक्वायर किया है, वहां से रेवेन्यू आएगा। इसके अलावा जो रेडी टू ईट और रेडी टू हीट जो सेगमेंट है ना, वो अमेरिका में बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो अमेरिकन मार्केट में 10-12-13% से आई थिंक ग्रोथ आ जाएगी। जहां तक यूरोपियन मार्केट की बात है, तो पिछले 5 साल में यूरोपियन मार्केट ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। मेरे ख्याल से 25% के आसपास कैगर से टॉप लाइन ग्रोथ हुई है इन यूरोपियन मार्केट, बोथ इन यूके एज वेल एज यूरोप। मुझे ऐसा लगता है कि वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। कंटिन्यू कैसे रहेगा? एलटी फूड्स ने डिसाइड किया है कि वहां पर एक्सपेंड करेंगे। तो यूके में हार्लो एक जगह है, वहां पर इनकी नई कैपेसिटी आ रही है। इसके अलावा इन्होंने नीदरलैंड की ब्रांड लीव को जो एक्वायर किया है, इस सब से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 15-16% की हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूरोप के अंदर आज के दिन में भी।
तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट ज्योग्राफी एलटी फूड्स के लिए है मिडल ईस्ट। आज के दिन सिर्फ 5 या 6% रेवेन्यू आ रहा है मिडल ईस्ट से। हाउएवर आई थिंक दैट इज अबाउट टू चेंज, क्योंकि मिडल ईस्ट मार्केट इतनी बड़ी है और इट डजंट मेक सेंस कि दावत जैसी बड़ी ब्रांड या एलटी फूड जैसा जितना बड़ा प्लेयर वहां पर अभी इतनी छोटे अमाउंट में, वहां पर केआरबीएल का कब्जा हुआ करता था या चमनलाल सेतिया अपने प्राइवेट लेबल्स के थ्रू वहां पर मार्केट में बहुत ज्यादा पावरफुल था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दैट इज अबाउट टू चेंज इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। शायद अगले कुछ साल में मिडल ईस्ट विल ड्राइव द एक्सपोर्ट्स ग्रोथ फॉर एलटी फूड्स। सऊदी अरेबिया मिडल ईस्ट में सबसे बड़ी ज्योग्राफी है। वहां पर एक कंपनी है सैलिक करके, जिसने एलटी फूड्स के अंदर 9% के आसपास स्टेक खरीदा है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन का इनको पार्टनर मिल गया वहां पर। इट इज अ स्टेट ओन्ड कंपनी। ठीक है, 2024 में 25% से ग्रो किया है मिडल ईस्ट का बिजनेस। मुझे ऐसा लगता है कि दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स मोर, क्योंकि कुवैत में भी और यूएई में भी ये प्लान कर रहे हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपेंड करने का। दूसरा ट्रिगर ऑफ ग्रोथ हो सकता है डोमेस्टिक बिजनेस। हाउएवर ये उतना बड़ा ट्रिगर नहीं है जितना बड़ा एक्सपोर्ट बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में इंडिया गेट इज द बिगेस्ट ब्रांड और दे कमांड अ प्रीमियम ओवर देयर प्रोडक्ट्स। दावत के जो प्रोडक्ट हैं वो रिलेटिवली सस्ते होते हैं, तो मार्जिन रिलेटिवली थोड़ा कम होता है इन कंपेरिजन टू इंडिया गेट के प्रोडक्ट्स। लेकिन इंडिया में भी जो शिफ्ट हो रही है मार्केट फ्रॉम खुला अनऑर्गेनाइज्ड बासमती चावल टू द ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर, उसका बहुत बड़ा हिस्सा एलटी फूड्स के पास में भी आया था और फ्यूचर में भी आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि रियलाइजेशन ग्रोथ होगी 1 से 2% की, और उसके बाद 7 से 8% के आसपास या 9% के आसपास शायद डोमेस्टिक बिजनेस भी ग्रो करेगा, स्पेशली कंसिडरिंग कि जो होरेका है यानी होटल रेस्टोरेंट्स का बिजनेस है, वहां से बिरयानी की बहुत ज्यादा ग्रोथ आ रही है। स्विगी और जोमेटो के अगर आप नंबर्स देखेंगे तो बिरयानी नंबर्स आर फार बिगर देन पिज्जा नंबर्स। तो जो डोमेस्टिक बिजनेस है मुझे ऐसा लगता है वो अच्छा करने वाला है अगले कुछ साल तक। अब बात करते हैं तीसरा सबसे बड़ा ग्रोथ का ट्रिगर क्या हो सकता है, वो है मार्जिन एक्सपेंशन। आज के दिन में कंपनी कमांड कर रही है लगभग 12% के आसपास मार्जिन। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते, 10 से 12% के बीच में फ्लक्चुएट करते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 3 साल में 4 साल में ये मार्जिन एक्सपेंड हो सकते हैं, शायद 13% के आसपास चले जाएं और बेस्ट केस सिनारियो में 14% के आसपास भी हो सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो डोमेस्टिक राइस के प्राइसेस हैं वो गिर रहे हैं, यानी मार्जिन एक्सपेंड होने का स्कोप है। उसके बाद डिमांड में कोई भी दिक्कत नहीं है, डिमांड बहुत अच्छी है। और इसके अलावा जो रेडी टू ईट सेगमेंट है या ऑर्गेनिक सेगमेंट है वो बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। जैसे जैसे ये सेगमेंट ग्रो करेंगे ना तो इनमें ईबिटा मार्जिन ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 4-5 साल में जब इनका रेवेन्यू फ्रॉम नॉन बासमती सेगमेंट लगभग 33% के आसपास हो जाएगा, उस समय तक मुझे ऐसा लगता है कि इनके मार्जिन भी एक्सपेंड हो जाएंगे। रेडी टू ईट में और रेडी टू हीट में मार्जिन 38% के आसपास होते हैं। कंपनी राइस प्रोडक्ट्स के अलावा मैदा, दलिया, पोहा, बेसन, ब्राउन राइस, राइस चिप्स, राइस केक्स भी बेच रही है। रिसेंटली इन्होंने जापानीज कंपनी के साथ भी टाई अप किया है। लीव जो इनकी नीदरलैंड में ब्रांड है, वहां पर भी ये ज्यादा मार्जिन एक्रेटिव बिजनेस करेंगे। इसके अलावा जो इनका ऑर्गेनिक सेगमेंट है वो बहुत रैपिडली बढ़ रहा है, वहां पर भी मार्जिन कहीं ज्यादा है। जैसे जैसे ये सेगमेंट्स ऑफ बिजनेस स्केल अप करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी मार्जिन प्रोफाइल भी इंप्रूव होगी। इसके अलावा जो बासमती का बिजनेस है वो भी एक फेवरेबल साइकिल में जा रहा है, तो हो सकता है वहां से भी हमें कुछ ना कुछ मार्जिन एक्रेटिव रेवेन्यू मिल जाए। अगला ट्रिगर इस कंपनी के लिए हो सकता है वर्किंग कैपिटल साइकिल। मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कैसे वर्किंग कैपिटल साइकिल ऑफ एलटी फूड इज मच मोर सुपीरियर देन इट्स पीयर्स। 2019 में इनके वर्किंग कैपिटल डेज 200 हुआ करते थे, आज के दिन में 130 के आसपास रह गए हैं। यानी 5 साल में ये अपनी वर्किंग कैपिटल को लगातार लगातार इंप्रूव करे जा रहे हैं। जैसे जैसे इनका नॉन बासमती सेगमेंट इंप्रूव होगा, उससे रेवेन्यू ज्यादा आने लगेगा, इनके वर्किंग कैपिटल डेज और ज्यादा इंप्रूव होंगे। इसी वजह से कंपनी अपना डेट भी आहिस्ता 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 कम करे जा रही है, क्योंकि फ्री कैश फ्लो भी बने जा रहा है। अगर डेट की बात करूं तो कंपनी का एब्सोल्यूट डेट लगातार पिछले सालों में कम हुआ है, अनलाइक चमनलाल सेतिया जिसका लगातार डेट इंक्रीज हो रहा है। और डेट टू इक्विटी रेशियो भी कंपनी की बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग है। अब वैल्यूएशन पे आ जाते हैं। वैल्यूएशन मैंने बहुत कंजर्वेटिवली बनाई है इस कंपनी की। मैंने जो इनकी टॉप लाइन को ग्रो किया है वो सिर्फ 11% से किया है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये 12 या 13% या इवन 14% भी अचीव कर सकते हैं अगर साइकिल इनके फेवर में रहती है तो। उसके बाद ईबिटा मार्जिन को मैंने एक्सपेंड किया है 13.5% तक। आज के दिन में 12% है ईबिटा मार्जिन, जो 13.5% तक इम्प्रूव हो सकते हैं, 14% भी हो सकते हैं, लेकिन 13.5 इज अ ओके फिगर। ठीक है, उसके बाद मैंने पैट कैलकुलेट कर लिया कि कंपनी कितना प्रोड्यूस कर सकती है। 2028 में आई थिंक 1100 करोड़ के आसपास पैट हो जाना चाहिए कंपनी का।
मार्केट कैप आज के दिन में 14,588 करोड़ की है, जब स्टॉक की कीमत 420 रुपए के आसपास चल रही है। उसके बाद मैंने फॉरवर्ड पीई कैलकुलेट कर ली। फॉरवर्ड पीई पे स्टॉक ठीक नजर आ रहा है। हम 2028 में 14x की पीई पर स्टॉक खरीद रहे हैं, यानी बहुत महंगा स्टॉक आज के दिन में हम नहीं खरीद रहे। कंसीडरिंग आज के दिन में मार्केट सिचुएशन क्या है, मार्केट में सस्ता है क्या? आज के दिन में कुछ भी सस्ता नहीं मिल रहा है ना। तो मैं यूँ नहीं कहूँगा कि एलटी फूड्स हम बहुत ज़्यादा सस्ते वैल्यूएशन पे खरीद रहे हैं, लेकिन कंसीडरिंग कि कंपनी एफएमसीजी स्पेस की तरफ जा रही है, मार्जिन्स बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं, कुछ ना कुछ ईबिटा एक्सपेंशन होना है और एक्सपोर्ट से ग्रोथ आनी है, स्पेशली मिडल ईस्ट में। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इस स्टॉक को बहुत महंगा नहीं खरीद रहे हैं, बहुत सस्ता तो ऑफ कोर्स नहीं खरीद रहे हैं। आज के दिन में मार्केट में कुछ भी बहुत सस्ता नहीं है, ठीक है। फिर मैंने बुल केस बनाया है। बुल केस में मैंने स्टॉक को 25 का पीई मल्टीपल दिया है, जो आज के दिन में स्टॉक को मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि मैंने 30 का या 35 का क्यों नहीं दिया? क्योंकि यार बहुत ज़्यादा बुलिश वैल्यूएशन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर स्टॉक को 25x का मल्टीपल मिल जाता है तो हमारा 19-20% के आसपास का कैगर का रिटर्न बन जाएगा अगले 3.5 साल में। और उसके बाद मैंने बेस केस बनाया है जिसमें मैंने 20x का पीई लिया है। 20x के पीई के हिसाब से हमारा 12-13% का कैगर का रिटर्न बन जाएगा अगले 13.5 साल में। बेयर केस की बात करूं तो मैंने 15x का पीई लिया है। 15x के पीई के हिसाब से हमारा कोई रिटर्न नहीं बनेगा, मुश्किल से 2 या 3% के आसपास का रिटर्न बनेगा। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम कंजर्वेटिव फिगर्स लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होते और मार्केट भी बहुत अच्छा परफॉर्म अगले 3 साल में, 2.5 साल में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं करती, तो मुझे उम्मीद है कि ये स्टॉक 12, 13, 15% का रिटर्न तो बना के दे ही दे देगा। अगर साइकिल हमारे फेवर में आई, स्टॉक मार्केट ने दोबारा ऊपर से चढ़ना शुरू कर दिया और कोई इकोनॉमी में समस्या नहीं आई, जैसे एफआईआईज भाग रहे थे या डीआईआईज भागना शुरू ना करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सेफ बेट हो सकती है। 15% का हमें रिटर्न बना के दे सकती है ये कंपनी। अब 15% का रिटर्न का मतलब क्या है कि इस स्टॉक को हम 25 की पीई पर खरीद रहे हैं और 15% ये हमारे रिटर्न बना के दे रही है, यानी पैग रेशियो क्या हुई? 1.6 की। अब 1.6 की पैग रेशियो किसी भी स्टॉक के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि मैं प्रेफर करता हूं कि किसी भी स्टॉक को एटलीस्ट 1.5 से कम पैग पे खरीदूं, लेकिन इस मार्केट में आपके पास ना बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आपके पास मांडवाली करने की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आपको बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा सस्ती मिल नहीं रही हैं। तो अगर ओवरऑल मार्केट सिनारियो को देखा जाए, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को देखा जाए, तो मुझे एलटी फूड्स अच्छा स्टॉक लग रहा है। इसीलिए जब ये स्टॉक रिसेंटली करेक्ट हुआ था तो मैंने इसमें अपनी अच्छी खासी पोजीशंस बनाई हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और बिजनेस के साथ, किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।